ठीक है, तो ये मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है। जो बच्चे यहाँ पे नहीं है या जिनको आप लोग जानते हैं उनको बाद में जब ज्वाइन करवाएंगे तो ये लिंक दे सकते हैं कि हमने ये सेटअप किया पूरा। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, अब ये चीजें आज हो रही है बस, ठीक है। नेक्स्ट वीक से वैसे भी हम काफी आगे चल रहे हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तरीका एक ही है, जिस तरीके से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो चल रही है बिगिनिंग फ्रॉम द HTML देन CSS जावास्क्रिप्ट, इस फ्लो में चलेंगी। बट मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। आई विल स्टार्ट विद सेटअप थिंग्स और उसके बाद उसमें PHP वगैरह मिलाकर उसके अंदर फिर HTML और ये जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे। जावास्क्रिप्ट हम अलग से भी देख सकते हैं, बट PHP इसलिए क्योंकि अभी जैसे आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपने HTML पढ़ा, CSS पढ़ा, आप देख रहे हैं अपनी यूनिट्स अगर आप देखें तो अगर ये सिलेबस आप देखें तो सिलेबस में फर्स्ट यूनिट इज HTML, उसके बाद आपका CSS आता है और फिर जावास्क्रिप्ट आता है। तो एक्चुअली जो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं तो मैं इनको यूनिट्स तो नहीं मानता, लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, PHP पढ़ रहे हैं, साथ साथ में उनके पढ़ सकते हैं ये चीजें। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि HTML और CSS कोई अलग से ही पढ़ना है हमें, राइट। तो जावास्क्रिप्ट को अलग लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो 4th यूनिट है PHP वाली, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से स्टार्ट करें। HTML थोड़ा बहुत सीख जाएं, जैसे आपके लेक्चर्स आ रहे हैं उनके थ्रू सीखें, या W3 स्कूल खोलो, एक दिन में HTML में जितना दिख रहा है पढ़ डालो, CSS में जितना दिख रहा है एक दिन में खत्म कर डालो, बस बहुत है एक दिन। आगे ऐसा नहीं कि एक दिन में आप एक्सपर्ट हो गए, बट उतना आ जाएगा जितना जरूरी है। PHP में क्या है कि बैकएंड का काम करना पड़ेगा, तो चीजें सेटअप करना और सीखना थोड़ा थोड़ा उनसे डिफिकल्ट हो सकता है, उनसे थोड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, बट थोड़ा बहुत। तो हमारा काम पहला यही रहेगा कि हमें ये सेटअप कर देने सारे लाइनेक्स वाली चीजें। दूसरा मैंने आप सबको ये बताया था कि गिटहब हमें सेटअप करना है। गिटहब सेटअप हम इसलिए करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली मैं अपना काम भी आसान बनाना चाहता हूँ और आपका भी, ठीक है। जैसे मैंने आप 3-4 लोगों को प्रोजेक्ट दे दिया या असाइनमेंट सबमिट करने के लिए दे दिए, तो असाइनमेंट सबमिशन में क्या है कि आप लोग असाइनमेंट तो कर रहे हैं, बट मुझे कैसे पता कि आप कब कर रहे हैं और कब नहीं कर रहे हैं, और सबमिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहाँ सेटअप कैसे करेंगे हम, तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो गिटहब मैंने लास्ट टाइम आप बहुत सारे बच्चों को बताया भी था। गिटहब में क्या है कि आपको पूरा टाइमिंग दिख जाएगा और मुझे भी दिख जाएगा कि आपने कब कब काम किया। जैसे कि एक प्रोजेक्ट, जैसे गिटहब पे जाएंगे, ये लास्ट ईयर का है, नहीं ये इसी बार का बनाया हुआ है अभी। तो गिटहब में रिपोजिटरीज पे अगर जाएंगे आप, मेरे नाम वाली, मैंने लिंक भेजे भी थे पहले, और जब लास्ट ईयर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ाया था तो उसका ये लिंक है, तो आप डायरेक्टली ये देख भी सकते हैं जो बच्चे अभी नए ज्वाइन किए। ये चैट में मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, तो अगर इसको ओपन करके आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन के हिसाब से मैंने उस टाइम क्रिएट किया था। यहाँ पे आपको 116 कमिट्स भी दिख रहा होगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको हर दिन के हिसाब से कि कब कब क्या क्या कमिट हुआ, जैसे किसी एक कमिट पे जाएंगे पर्टिकुलर, उस पर क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि उस दिन क्या कोड किया हमने, ठीक है। तो इससे क्या है कि मेरे को आपको पकड़ना भी आसान हो जाएगा कि किस दिन किया। बेसिकली मैं ये करना चाहता हूँ, तो इससे आपका काम भी आसान होगा और मेरा भी होगा। जैसे कि मान लो किसी ने चीटिंग की क्या, तो पता चल जाएगा। आप ये नहीं बोलेंगे सर मैंने तो किया था लेकिन मेरा ये वो हो गया था, ये हो गया था। इसमें क्या, एक बार आपने कमिट कर दिया और पुश कर दिया गिटहब पे, उसके बाद चाहे आपका लैपटॉप क्रैश भी हो जाए, लेकिन आप एक लिंक भेज के अपना असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो करेंगे वो दिखा सकते हैं। देखो कितना अच्छा काम है, ठीक है। कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी दूसरे सिस्टम पे, आपको गिटहब सेटअप करना पड़ेगा एक बार, लेकिन वहां पे भी कर सकते हैं आप ये सारी चीजें किसी दूसरे सिस्टम पे। जैसे हो सकता है ये सारा कोड मेरे सिस्टम पे अभी ना हो, लेकिन मैं लाना चाहूँ तो एक कमांड से सारा मेरे सिस्टम में आ जाएगा और फिर उसमें जो काम करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो गिटहब बहुत ही काम की चीज़ है, इंडस्ट्री में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो इसीलिए मैं इस सेटअप से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो सब मिलजुल के बोल सकते हैं सर हमें नहीं सीखना, तो मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। मैं उतने सिखाऊंगा, मतलब ये मैं
ऐसे सिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे काम। तो अगर आप लोगों की इच्छा ना हो सीखने की कि यार गिट और गिटहब पे तो अजीब सा लग रहा है, क्या हो रहा है ये लाइनक्स क्यों इंस्टॉल करा रहा है, ये भी नहीं करना, तो ये सारे काम रोके जा सकते हैं। उससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा, मैं कुछ और करूंगा उस टाइम पे। ठीक है, मैं आपको 2 असाइनमेंट दूंगा छोटे छोटे। HTML की टेबल बनानी होगी एक में, दूसरे में लिस्ट बनानी होगी, फलों और सब्जियों के नाम लिखो, बस हो जाएगा उससे। लेकिन मेरे ख्याल से वो अभी के लिए तो आसान हो सकता है आपके लिए, लेकिन इन फ्यूचर वो डिफिकल्ट पड़ेगा। आप लोग जब अभी प्लेस्ड होंगे, ठीक है, अभी कंपनी जाएंगे, आप 6 सेमेस्टर में हैं, तो कंपनी जाएंगे, यू विल गो टू सम कंपनी, वहां पे जब काम करेंगे एंड कोरोना का क्या चल रहा है पता नहीं, ठीक है, कहाँ पहुंचेगा, कहाँ क्या करवट लेगा, तो उसके हिसाब से हो सकता है आप लोग कहीं वर्क फ्रॉम होम ही ज्वाइन करो, कोई भरोसा थोड़ी है अभी। तो इन दैट केस आप खुद ही सोचिए कि इस टाइम जितनी IT इंडस्ट्री के लोग हैं सारे घर से ही काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे होंगे, कुछ तो चीजें हैं ना। तो जब मल्टीपल लोग कोलैबोरेट करते हैं इधर उधर से, कोई यहाँ बैठा है देहरादून में, कोई किसी का घर दिल्ली में होगा, तो ये सारे एक टीम के लोग हैं अगर, तो कैसे कोलैबोरेट कर रहे हो, उनका कोलैबोरेशन का तरीका यही, कोई ना कोई वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम या इस टाइप की चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे गिट है, तो गिट पे बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं, जो नहीं है वो भी करना ही पड़ेगा आपको। बेनिफिट मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, और ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस सब के लिए हो जाएगा समझने के लिए कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं इसमें और क्यों गिट यूज कर रहे हैं। गिट का यूज इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि आप 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अलग अलग, मैंने एक बार पूरा, पहले की वीडियो रिकॉर्ड हुई है क्या, पहले की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है कभी? सर लास्ट लैब की हुई थी बस। अच्छा, लास्ट लैब की हुई थी, ओके, क्योंकि इसमें तो वो भी नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा ये है, अच्छा हुई है, ठीक है, ठीक है। तो उस इस पोस्ट में जाएंगे अगर आप ग्रुप की, तो आपको दिखेगा कि वहां पे पड़ी हुई है लास्ट वाली वीडियो, उस दिन क्या क्या हुआ पता नहीं, देख लीजिएगा। क्योंकि लैब में क्या होगा, अगर लेक्चर में होता है तो 1 घंटे में चीजें क्रिस्प होती हैं, थोड़ा लैब में क्या है कि आपको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और मैं उतना एडिट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। एडिट करने में मुझे 3 घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी फिर से, तो मैं अपने 3 घंटे लगाऊंगा। जैसे मैं पिछले सेमेस्टर में वीडियो बनाता था, 10 मिनट की वीडियो में 2-2 घंटे लगते थे, इसलिए मैंने अभी बंद कर रखा है वो काम सारा। तो कोई कुछ बोल रहा है, ओके, somebody is continuously removing from the, बोलिए, क्या रिमूव हो जा रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? और भी कोई लोग रिमूव हो रहे हैं क्या खुद से? आपका, आपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से ज्वाइन किया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई दुश्मन क्लास में किसी से कोई है? कोई है? नहीं नहीं, मैंने तो किसी को नहीं दे रखा है। क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तुम देख लो मेरे दोनों वापस रखे।
ऐसा मत करो। ऐसा मत करो यार, आप लोग एक दूसरे को रिमूव मत करो। अब मुझे परमिशन चेक करनी पड़ेगी कहाँ से ऐसा हो रहा है। Who can present? Who can bypass the lobby? अब या तो मैं पहले परमिशन सेट ढूंढूं कहीं से कि तुम्हें पढ़ाऊं, बाद में तो कर दूंगा, ये रिमूव होते जा रहे हैं कुछ। बच्चों किसी को रिमूव मत करो, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बाद में देख लेना अगर कोई रिमूव होता है तो प्लीज, क्योंकि मुझे पता नहीं इस पे कहाँ पे है। नहीं तो कोई मुझे देख के बता दो कहाँ पे इसका, पर आपके पास होगा तो ऑप्शन की नहीं होगा पता नहीं। ये कितने सारे लोगों के साथ हो रहा है यार ये। क्योंकि मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे ऐसा। चलिए ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। रिमूव हो गया। बच्चों जिसके साथ ये हो रहा है अभी तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, बाद में मैं चेक कर लूंगा कैसे ये अवॉइड किया जा सकता है। तो ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, वैसे आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं अगर कोई बीच में रिमूव हो रहा है। और अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड की हैं पहले से तो शायद से आपका बहुत ज़्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं इस क्लास में, क्योंकि पुराने बच्चों को आपको इसके लिए ब्लेम करना पड़ेगा जो अब आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? सेटअप पे थे हम, ठीक है। हम गिटअप की बात कर रहे थे। बच्चों इधर सुनो,
हम बात कर रहे थे गिटहब सेटअप की। ओके, अक्षर जैन इज आस्किंग, I understand the importance of GitHub, but is it necessary to use Linux and command line to perform operations on GitHub? Can we not simply use it for Windows? कर सकते हैं आप, मैं तो कही नहीं रहा हूँ कि आपको सिर्फ Linux ही यूज करनी है, बट अगर आपको Git यूज करना है या GitHub यूज करना है तो Linux ज्यादा बेटर ऑप्शन है। विंडोज में आपको कई सेटअप में इश्यूज आ सकते हैं, तो वो उन सब से बचने के लिए हम Linux यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा ओपन सोर्स है Linux और मल्टीपल वर्जन्स है, स्पेसिफिकली इंडस्ट्री पर्पज से, तो इसीलिए हम Linux का यूज करते हैं। और क्वेश्चन अक्षत, अनम्यूट करके पूछ लीजिए यार आप लोग। ठीक है अक्षत, सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चों कोई पूछ रहे हैं? सर, हाँ बोलिए। सर मैंने क्या बोलते हैं, अभी जैसे वर्चुअल बॉक्स में सर उबंटू ट्राई करा था, मतलब रन करना ना। तो सर मतलब सर रैम कम है और मतलब डुअल कोर सिस्टम ही है, तो सर वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। सर मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर मैं विंडोज़ में काम कर लूँ तो वो चलेगा क्या? आप कर लीजिए विंडो में काम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जिनके पास सेटअप नहीं है तो कोई इशू नहीं है ऐसा, या आप एक और काम कर सकते हो, डुअल बूट में इंस्टॉल कर सकते हो। डुअल बूट में क्या होता है कि अगर आप उबुंटू या कोई दूसरा सिस्टम है उसको एक एज अ प्रोग्राम सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम में। जैसे हम कोई कमांड, अगर आप विंडोज का ऐसे विंडोज का बटन दबाते हैं तो आपको यहाँ ये प्रोग्राम इंस्टॉल दिखते हैं, राइट? हाँ जी सर। तो ऐसे ही आप उबुंटू भी इंस्टॉल कर सकते हैं डुअल बूट में। जब आपका मन करे तो आप कंट्रोल पैनल से उसको हटा भी सकते हैं। आपको कंट्रोल पैनल में जाना है और कंट्रोल पैनल में वो प्रोग्राम दिखेगा आपको, उसको वहाँ हटा भी सकते हैं आप। तो डुअल बूट में आपको फिर रैम का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और उबुंटू के अलावा आप कोई जो बहुत लाइट वर्जन होता है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है सर। मतलब अगर आप नहीं सीखना चाहते लाइनक्स, या लाइनक्स में नहीं करना है आपको, तो वो मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कि आपको करना ही है। ठीक है, ये सबके लिए है, ठीक है बट सर। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप बेटर है, मतलब आपके लिए सीखना, इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, राइट? ऐसे सिलेबस के हिसाब से कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको लाइनक्स पे ही काम करना है। ऐसा भी कंपल्सन नहीं कि आपको गिटहब या गिट पे काम करना है। अगर देखो सिलेबस देख लिया आप लोगों ने, नहीं सर, सिलेबस वो तो सर मैं समझता हूँ, जैसे गिटहब सर, जैसे अभी घर के साइड में ना हमारे जावा इंजीनियर रहते हैं एक, तो वो भी बता रहे थे कि हमारा बहुत यूज़ होता है। जैसे अभी वो यहीं पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनके कॉलीग्स दिल्ली में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही ये इसीलिए इम्पोर्टेंस है। इवन जब मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो हमारे जो टीममेट्स, कोई साउथ अफ्रीका में था, कोई नीदरलैंड में था, इस तरीके से, लेकिन सबका कोई इंडिया में थे। तो जब अलग अलग जगह पे लोग होते हैं तो इस तरीके से ही काम होता है। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। HTML बहुत सारी चीज़ें आप बहुत इजीली सीख जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सेटअप करने में और आपको सीखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो सर मतलब मैं मतलब विंडोज़ पे ही अगर करना चाहूँ तो प्रोसीड कर लूँ गिटहब वगैरह पे? हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, कुछ कमांड्स जैसे हमको लाइनक्स की अगर सीखनी है तो उसके लिए आप विंडोज में आई थिंक पावर शेल आता है, वो यूज कर सकते हैं। या आप एक बार ट्राई कर लीजिए, एक ठीक बार ये सर। चीज ट्राई कर लीजिए। डॉकर चेक किया आपने कभी? नहीं सर।
डॉकर इमेज फॉर वेब डेवलपमेंट, थोड़ा इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। एक डॉकर होता है, वो आपको एक सिर्फ एक विंडोज एक टर्मिनल टाइप का देगा आपको। जी सर। तो ये इंस्टॉल डॉकर ऑन विंडोज, ये ट्राई कर लीजिए एक बार, तो ये बहुत लाइट होगा। ठीक है सर। ठीक है, ट्राई कीजिए, देखिए कैसे होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो खुद पूछना। तो डॉकर बहुत सारी इमेजेस पड़ी होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ डॉकर इमेजेस। आईडी मांग रहा है मेरे से। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे देखो या इधर देखो, ठीक है। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक डॉकर लैंप है। यस सर। ये आपकी हेल्प करेगा, जो भी हम वेब का अगर कुछ काम करना है तो डायरेक्टली इस इमेज को भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। तो ये इसी के लिए बना हुआ है पूरा, कि आपको इस पे ये देखिए अपाचे है, MySQL है, PHP है, PHP माई एडमिन है, तो वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। यस सर। ठीक है, तो ये कमांड एक तरीके से आप एक कमांड लाइन मिल जाएगी आपको, टर्मिनल मिल जाएगा जिसमें आप काम कर सकते हैं। ये जो आपका वर्चुअल मशीन है उसकी तरह हैवी नहीं होगा। ठीक है सर। तो ट्राई करना, मैं इसका लिंक आप लोगों को भेज देता हूँ। मैंने एग्जैक्टली ये वाली चीज ट्राई नहीं की जो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं इसको, क्योंकि सब कुछ ट्राई करने से ही मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे नए हो देख लीजिए, हमने लास्ट टाइम पे भी कुछ सेटअप किया था। मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे मैंने सेटअप किया था। ठीक है, मैंने कहीं सेटअप किया था। बच्चों जिनको नहीं पता है गिट का सेटअप, आज देख लो। रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग को ये मत समझना कि रिकॉर्डिंग से आप सब कुछ समझ जाओगे। रिकॉर्डिंग फिर भी रिकॉर्डिंग ही होती है, दोबारा देख के कुछ मजा नहीं आएगा उसमें, बोर हो जाओगे उल्टा। तो ये देख लीजिए, जैसे हमारे पास मैंने आपको गिटहब का लिंक दिया था। सबसे पहला काम क्या करना होता है, आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको गिटहब पे अपना एक अकाउंट बना लीजिए गिटहब का, जैसे आप फेसबुक का बनाते हैं, इंस्टाग्राम का बनाते हैं, ऐसे ही बनाना है बस। जब ये लिंक, जब आप ये अकाउंट बना लेंगे तो यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी होती है, न्यू रिपोजिटरी नाम से। तो न्यू रिपोजिटरी पे आप जाएंगे, यहाँ रेपो का नाम लिखेंगे, जैसे हम प्रैक्टिस लिख लेते हैं फिलहाल, क्योंकि मैं इसको डिलीट कर दूंगा बाद में। अगर प्रैक्टिस नाम अवेलेबल होगा, दिस इज अवेलेबल, दिस रिपोर्ट इज फॉर प्रैक्टिस पर्पज। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है। ठीक है, तो हम पब्लिक करना चाहते हैं। प्राइवेट में क्या होगा कि आप डिसाइड करेंगे कि कौन उस रिपोजिटरी पे काम कर सकता है।
ठीक है। पब्लिक के केस में क्या है, हर कोई उसको यूज कर सकता है, किसी तरीके से देख भी सकता है क्या उसके अंदर कोड है, राइट। प्राइवेट में नहीं देख पाएगा। प्राइवेट में ऐसा हो सकता है जैसे आप अपना एक मिनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप दोस्त आपका कोड कॉपी ना करें, वैसे तो आप ऐसे चाहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्राइवेट रिपोजिटरी बनानी है, अपने फ्रेंड्स को उसमें एक्सेस देना है और उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी कर देना है, ठीक है। लेकिन मैं पब्लिक कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसको देख पाएं। फिर ऐड अ रीडमी फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे। तो रीडमी फाइल क्या होता है, वो जो स्टार्टिंग में जब आप किसी भी रिपोजिटरी को ओपन करते हैं तो जो आपको डिस्क्रिप्शन दिखता है वो इसके अंदर होता है। तो मैं क्रिएट रेपो कर रहा हूँ और ये रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी अभी, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया प्रैक्टिस, दिस रेपो इज फॉर प्रैक्टिस एंड डेमो पर्पज, राइट। जो काम मैंने अभी किया यहाँ पे सारा का सारा, वो काम आप टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं। टर्मिनल के थ्रू करना क्या है, आपको एक गिट इनिट कमांड होती है, आपको कोई डायरेक्ट, बच्चों बातें मत करो, वेब नाम से मैंने कोई डायरेक्टरी बना रखी है पहले से, ये लास्ट क्लास में मैंने बनाई थी। जब भी कोई डायरेक्टरी बनानी होती है तो mkdir कमांड का यूज करते हैं, राइट। तो ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ये सब पहले का पड़ा हुआ है इसके अंदर। मैं जैसे कोई नई डायरेक्टरी बनाता हूँ अभी, मे बी न्यू नाम से, फिर मैं अगर न्यू के अंदर मूव करना चाहता हूँ तो cd न्यू करूंगा, राइट। और अगर ls करें तो ls से हमको पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या है उस डायरेक्टरी के अंदर पहले से, राइट। गिट की कुछ कमांड होती है जैसे गिट स्टेटस, इससे पता चलता है कि हमारे पास अभी कितने चेंजेस हो गए हैं, कितने कमिट हो गए हैं। कमिट का ये मतलब है, कमिट कौन समझता है, ठीक है। कमिट का मतलब जो रियल लाइफ में तो यहाँ पे भी है कि कमिट कर दिया आपने कि फिक्स है अभी चीज। तो वैसे जो चेंज करना चाहते हैं आपने बोल दिया कि फिक्स है, देन यू कैन पुश दैट चेंज और वो आपका गिटहब पे आ जाएगा, राइट। इसको नाम वाम भी सेटअप करना पड़ता है, अपना ईमेल सेटअप करना पड़ता है। तो जैसे मैं गिट स्टेटस कर रहा हूँ तो ये मुझे एक एरर दे रहा है, नॉट अ गिट रेपो। इसका मतलब अभी इसको नहीं पता गिट क्या होता है, ठीक है। आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, खैर ऐसा नहीं कि इंस्टॉल नहीं है। मैं गिट का वर्जन ऐसे ऐसे चेक कर सकता हूँ, ये मैं एक कमांड लिख रहा हूँ छोटी सी, मुझे पता चल रहा है गिट का कौन सा वर्जन है। इसका मतलब गिट तो इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, उस डायरेक्टरी के बारे में नहीं पता इसको कि उसके अंदर उसके अंदर गिट काम करेगा कि नहीं करेगा। तो एक कमांड होती है गिट इनिट, अगर मैं इसको रन करूं तो इस रिपोजिटरी को वो एम्प्टी गिट रिपोजिटरी बना देगा। अगर मैं अब गिट स्टेटस चेक करूं तो ये काम करेगा, कह रहे ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, नथिंग टू कमिट। इसका मतलब हमने कुछ ऐसा किया नहीं है जो हम कमिट कर सके, राइट। बच्चों ये बात सबको समझ में आ रही है? अभी तक जो मैंने टर्मिनल से किया है ये सारा वही काम है जो मैंने अभी वहां पे गिटहब पे जाके किया था, राइट। तो वहां पे मैंने डायरेक्टरी का नाम क्या दिया था, प्रैक्टिस नाम का दिया था, यहाँ पे न्यू नाम का दिया है, राइट। तो या तो मैं इसको यहाँ से पुश करूंगा वहां भेजू, या वहां क्रिएट करके यहाँ उसको पुल कर लूं। ये बात समझ में आ रही है? दो तरीके हैं, या तो मैं रिपोजिटरी गिटहब पे क्रिएट करूं, उसको अपने सिस्टम पे लेके आ जाऊं, या सिस्टम पे क्रिएट करूं उसको गिटहब पे डाल दूं। दोनों हो सकते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं बनाता हूं तो पहला तरीका यूज करता हूं, ठीक है। पहला तरीका कौन सा, गिटहब पे बना लो और यहाँ पे लेके आ जाओ। तो रेपो वहां पे बना दी, उसको यहाँ पे लेके आने का क्या तरीका है, मैं इस डायरेक्टरी जो पर्टिकुलर डायरेक्टरी से बाहर आता हूँ, आप देखना चाहते हो कि आप किस डायरेक्टरी में हो एक टाइम पे, तो यू कैन यूज द कमांड pwd and you can see that you are on the directory home deepak desktop and web, right. if you want to remove any directory you have to use the rm command, और उसके बाद आप डायरेक्टरी का नाम डाल सकते हैं। जैसे कि इस डायरेक्टरी का नाम न्यू था, तो ये कह रहा है कैन नॉट रिमूव न्यू इज अ डायरेक्टरी। वो हमें भी पता है कि न्यू डायरेक्टरी पर रिमूव क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब भी आपको डायरेक्टरी रिमूव करनी हो -r का यूज करना पड़ता है। -r कमांड होती है रिकर्सिव के लिए कि एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती है, इसलिए वो हमको अलाउ नहीं करता है। जब आपने -r लिख दिया दैट मींस यू आर श्योर कि आप एक डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं, राइट। अगर आपको कोई सिंपल एक फाइल डिलीट करनी है, जैसे मैं एक फाइल कोई नई बना देता हूँ,
टच से a.txt फाइल बनाई मैंने। तो अगर आप देखें यहाँ पे a.txt की फाइल बन चुकी है। इसको रिमूव करना है अगर आपको, तो डायरेक्ट a.txt लिखेंगे rm कमांड के साथ एंड यू विल बी एबल टू रिमूव दैट फाइल। तो इससे क्या समझ में आया कि इफ यू वांट टू रिमूव एनी फाइल यू हैव टू यूज rm कमांड without any option, but if you want to remove a directory you have to use -r ऑप्शन, राइट। उससे श्योर हो जाता है कि आप डायरेक्टरी को रिमूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि फाइल को रिमूव करवाने के लिए आपसे कुछ ज्यादा बोला नहीं जाता है। लाइनक्स आपसे ये नहीं बोलता है कि क्यों डिलीट कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टरी में उसे लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा कंटेंट एक साथ उड़ा दें अपनी डायरेक्टरी से, इसलिए आपको एक स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली ऑप्शन मांगा जाता है कि आप एक ऑप्शन दो साथ में, इसीलिए -r का यूज करते हैं, राइट। अगर आपको कोई भी कमांड एक्सप्लोर करनी है यू कैन यूज द मैन कमांड, ठीक है। मैन कमांड लिखनी है, उसके आगे जिस कमांड के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे rm कमांड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यू विल यूज मैन rm और ये इसकी पूरी डिटेल दिख जाएगी आपको। तो यहाँ कहीं -r मिलेगा आपको, दिख भी रहा है सामने। -r क्या बोल रहा है कि रिमूव डायरेक्टरीज एंड देयर कंटेंट रिकर्सिवली, यानी कि एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी या एक के अंदर 50 डायरेक्टरी हो जाए, उन 50 के अंदर 50 और हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने -r यूज कर लिया, आइदर स्मॉल कैपिटल और मे बी आप हाइफन रिकर्सिव लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन काम करेंगे, दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। अगर इससे बाहर आना है तो क्यू प्रेस करना है, आप उससे बाहर भी आ गए। तो कोई भी लाइनक्स की कमांड हो, मैन लिखना है और कमांड का नाम लिखना है और आपको पता चल जाएगा उस कमांड के बारे में सारी डिटेल जो जो भी है। क्लियर? तो मैं न्यू मूव कर चुका हूं। अगर आपको क्लियर करना है यू हैव टू प्रेस Ctrl+L। सब कुछ क्लियर हो गया? यू कैन अगेन चेक कि इसके अंदर क्या है। तो न्यू में डिलीट कर चुका हूं। मैं क्या चाहता हूं अब कि जो यहाँ पे मैंने बनाया था, अभी क्या बनाया था, प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया जिसको हम रेपोजिटरी कहते हैं। तो यहाँ कोड दिख रहा है आपको ग्रीन में, इस पे जाऊंगा, यहाँ पे कॉपी करूंगा इसको, जो भी लिंक है इस पूरा। अगर आपको ये कॉपी करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये कोड आपको चाहिए पूरा का पूरा, तो आप क्या करेंगे, फोक करेंगे। यहाँ पे अगर राइट साइड में देखिए फोक लिखा हुआ है, ये मेरे को इनेबल नहीं दिख रहा है बिकॉज ये मेरी खुद की रेपो है। लेकिन अगर आप इस लिंक को ओपन करें github.com और फिर मेरा यूजर नेम और स्लैश में प्रैक्टिस लिखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि वहां पे एक फोक का ऑप्शन है, ठीक है। जब आप फोक कर लेंगे देन यू हैव टू गो हियर, कॉपी दिस, क्योंकि अगर मेरा ही नाम पे जाएंगे आप और इसको कॉपी करके कोड ले लेंगे, कोड कॉपी तो कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूँ उसमें चेंज करना, ठीक है। ये समझ लीजिए एक फोल्डर है, मैंने बोला कि आपको इस फोल्डर में कुछ चेंज करना है, इस कोड में कुछ चेंज करना है, आपने उसी पे एक्सेस ले लिया, उस पे कोड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे चेंज डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ आपको, तो आप कुछ पुश नहीं कर पाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आप फोक कर लेंगे एक बार, फोक का मतलब क्या है, एक फोल्डर है, आपने उसकी एक और कॉपी बना दी, एक और कॉपी बनाने के बाद वो आपकी अपनी कॉपी है, अब फोटो कॉपी समझ लीजिए। जितना कोड मेरा था वो तो आपके पास आ ही गया सारा का सारा, उसके ऊपर कुछ और पुश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से रन करा सकते हैं। तो सारे ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो इसी तरीके से काम करते हैं। अगर हम ubuntu की बात करें, ओपन सोर्स है, ठीक है, या और भी बहुत सारी आजकल सॉफ्टवेयर सारे जैसे मोजिला वगैरह, ये किसी फाउंडेशन के, बट ये ओपन सोर्स में, एंड्रॉइड हो गया, एंड्रॉइड लाइनक्स के ऊपर बना हुआ है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जो कि ओपन सोर्स हैं आजकल। अगर आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट देखें उनमें काम कर सकते हैं आप भी, जैसे ब्राउजर्स के प्लगइन्स वगैरह होते हैं, ये सारे ओपन सोर्स हैं, कोई बनाओ और इनमें पुश कर दो। अगर उनको लगा कि आपका चेंज अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका नाम आ जाएगा कि ये इन्होंने पुश किया है चेंज, ठीक है। तो एक मेन रेपो होती है, जैसे मैं अभी ये प्रैक्टिस वाली मेन रेपो बना दी, आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाले लास्ट टाइम वाला जो मैंने बनाया था उसमें जाएंगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे फोक हुए हैं उसके। वो क्यों हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने बोला कि आपको एग्जैक्टली सेम डायरेक्टरी बना लो आप पहले, नहीं तो क्या हर कोई अपने नाम अपने हिसाब से अलग अलग बनाता रहता है। तो हो सकता है मैं आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे दूं किसी प्रोजेक्ट में कि आपको ऐसा ही करना है, तो देन इन दैट केस यू विल फोक दैट डायरेक्टरी और फिर उसमें अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मैं, ये मेरी डायरेक्टरी है तो मुझे कोई फोक वोक नहीं करना है, बट आई एम जस्ट कॉपिंग दिस थिंग और आई विल गो टू टर्मिनल। और क्योंकि मैंने अपनी डायरेक्टरी का भी कॉपी किया है और मुझे यहाँ पे चाहिए वो इस डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा,
गिट क्लोन, उसको कॉपी किया मैंने लिंक को, एंटर किया, एलएस करूंगा, देन आई विल फाइंड आउट कि वो प्रैक्टिस नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी को इतने में? अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे cd कमांड से फिर से इसके अंदर जाना है, प्रैक्टिस के अंदर, और इसके अंदर आप देखो कि readme.md वाली फाइल भी पड़ी हुई है पहले से। देयर आर मल्टीपल वेज जिस तरीके से आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। गुनगुनाओ मत, भौरे हो गए तुम, ऐसा मत करो। इतना समझ में आया सबको? कोई डाउट किसी को पूछना तो पूछ सकता है अभी तक। तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल बनी हुई है। अब बात ये कि गिट का यूज किस तरीके से करना है। अभी तक तो हम देखो, गिट और गिटहब दो अलग चीजें हैं। ठीक है, गिटहब तो समझ लीजिए कोई एक वेबसाइट बनी हुई है जिसमें आप गिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और गिट ये सब कमांड्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं, राइट। गिट एक यूटिलिटी है जो आपको मिली हुई है, और गिट का यूज सिर्फ गिटहब पे नहीं, और भी वेबसाइट्स हैं। अगर आपने गिटलैब का नाम सुना होगा, सुना है? गिटलैब देख लीजिए, इसमें भी जो आप गिटहब में करते हैं सेम काम इसमें भी कर सकते हैं, राइट। एक और बिट बकेट अगर आपने सुना होगा, बकेट, बिट बकेट, तो गिट सॉल्यूशन फॉर प्रोफेशनल टीम्स। तो गिटहब ज्यादा फेमस नाम है जो हमें सबको सुनाई देता है, लेकिन ऐसे और भी ऑल्टरनेटिव है इसके, राइट। तो इन पे भी वो सब काम आप कर सकते हैं यूजिंग गिट। तो गिट एक मेन चीज है जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको गिट आती फिर आप इनमें से किसी में भी काम कर लेंगे। अगर आप इसके ट्यूटोरियल्स में जाएंगे, इसके ट्यूटोरियल्स भी होंगे आई थिंक, एक गिट ट्यूटोरियल आपको, हाँ ये atlassian.com पे है, तो लर्न गिट बकेट क्लाउड, तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं और थोड़ा बहुत गिट की कमांड सीख सकते हैं। ये लिंक मैं आपको चैट में कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें बता देगा कि कैसे देखो रेपो क्रिएट करनी है। यहाँ स्टार्टिंग से देख लीजिए, रेपो कैसे क्रिएट करनी है, जैसे कि हमने की अभी, और ये फिर उसके बाद क्लोन करने की बात कर रहा है जो हम कर चुके हैं। ठीक है, फिर कुछ चीजें सेटअप करने के लिए बोलेगा, जैसे कि आपको उसके अंदर कुछ फाइल ऐड करनी है एंड ऑल दैट। तो ये सब मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इन वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं आप। तो इतना क्लियर है सबको? अब ये फाइल ओपन करनी है आपको, तो ये फाइल मल्टीपल तरीके से ओपन कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली क्या करो, अपने जिस तरीके से विंडोज में करते हैं आप, उस डायरेक्टरी में जाओ डेस्कटॉप में, वहां पे वो वेब वाला फोल्डर कौन सा है, ये वेब नाम का फोल्डर ओपन करो, उसका फिर प्रैक्टिस का फोल्डर ओपन करो, उसके अंदर रीडमी फाइल में जाओ, उस पर राइट क्लिक करके उसको ओपन करो किसी एक टेक्स्ट एडिटर में जो भी आपके पास है। इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, एक नैनो कमांड आती है, ठीक है, उससे उसको ओपन कर सकते हैं नैनो, और फिर इस फाइल का नाम क्या है, रीडमी। ये फाइल ओपन हो गई। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं कि कैसे सेव करना है फाइल को, कैसे उसको एग्जिट करना है। अभी मान लीजिए मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, कंट्रोल एक्स दबा दूंगा, यहाँ पे इससे बाहर आ गया। दूसरा भी तरीका है, अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं, सॉरी अगर आप लाइनक्स पे काम कर रहे हैं, तो जी एडिट भी होता है एक ऑप्शन। जी एडिट आपका एडिटर है यहाँ पे, जिसको आप यूज कर सकते हैं। और कभी भी आपको जैसे पूरा फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं, आपने जैसे कुछ एक वर्ड लिखा जो वहां पे यूनिक है उस डायरेक्टरी में, उसके बाद टैब प्रेस करते हैं, अपना आप नाम कंप्लीट हो जाता है।
एंटर किया तो ये गिटहब सॉरी ये जो टेक्स्ट एडिटर हमारा ओपन हो गया, gedit नाम से दिख रहा है आपको, राइट? दिख रहा है सबको? मैं थोड़ा फॉन्ट बड़े नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं इसमें तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें कुछ चेंज किया, इसको सेव किया, फाइल को बंद किया। अब अगर आप git status कमांड को रन करेंगे, अगर आप git status कमांड को रन करेंगे तो आप पाएंगे कि यू आर ऑन ब्रांच मेन, ये लिख रहा है यहाँ पे चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, और उसके बाद एक फाइल दिखा रहा है मॉडिफाइड फाइल, राइट? मॉडिफाइड फाइल का क्या मतलब है कि अभी हमने कुछ एक फाइल है जो कि जिसको मॉडिफाई किया है, कुछ है उसमें। तो कौन सी वाली फाइल है? रीडमी वाली, उसको रेड कलर में दिखा रहा है। तो एक चीज समझ लीजिए, जब भी कोई फाइल बनती है और आपने उसको गिटहब या गिट की रिपोजिटरी बना दिया तो वो फाइल ट्रैक होना स्टार्ट हो जाती है। इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स होंगी दे विल बी ट्रैक्ड, कि उनमें कोई चेंज तो नहीं आया। अगर कोई चेंज आया है उनमें तो गिट उसको ट्रैक करता रहेगा और आपको बताता रहेगा। इसमें दो चीजें, एक अनस्टेजिंग एरिया होता है, एक स्टेजिंग एरिया होता है। अनस्टेजिंग का जैसे स्टेज होता है ऊपर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ परफॉर्मेंस हो रही है और कुछ स्टेज पे चढ़े हुए हैं कुछ लोग, वही साइड में खड़े हैं, अभी परफॉर्मेंस देना बाकी है बट साइड में खड़े हैं, कुछ नीचे बैठे हुए हैं। तो अनस्टेजिंग वाले नीचे हैं, उनको अभी स्टेज पे लेके जाना है। तो यही यहाँ पे इसका हाल है। जो रीडमी फाइल है ये अनस्टेजिंग एरिया में है, तो इसको हमें स्टेज पे लेके जाना है। उसके लिए कमांड होती है यहाँ पे गिट ऐड कमांड। या तो आप फाइल का नाम दे दीजिए ऐसे जैसे मैंने दिया, इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर फाइल स्टेज में जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए परफॉर्मेंस देने वाले स्टेज के नीचे बैठे हुए हैं कुछ लोग, 10 लोग हैं, आपने एक एक करके भेजना है उनको ऊपर, तो देन यू विल यूज गिट ऐड एंड नेम ऑफ दैट पर्सन। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ सबको भेजना है बंच में पूरा का पूरा, तो यू विल यूज गिट ऐड और डॉट, डॉट से सारी की सारी फाइल चली जाएंगी। जनरली मैं अवॉइड करता हूँ गिट ऐड डॉट, हो सकता है कई बार गलती से ऐसी वाली कोई फाइल हो जो चली जाए जिसको आप नहीं डालना चाह रहे हैं स्टेजिंग एरिया में, या आप पहले एक को ऐड करके उसको कमिट करना चाह रहे हैं फिर आगे कुछ और करना चाह रहे हैं, तो आप फाइल का नाम भी दे सकते हैं। इस टाइम पे एक ही फाइल है हमारे पास तो कुछ ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, बट जब मल्टीपल फाइल्स होंगे तब आपको पता चलेगा। इसके बाद फिर से गिट स्टेटस, गिट स्टेटस एक बहुत ही अच्छी कमांड है जो आपके सबसे ज्यादा काम आएगी, जिसको आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे। इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि अभी क्या स्टेटस है हमारे गिट का, जो ये रिपोजिटरी है। तो अभी हमने गिट स्टेटस चेक किया तो अब वो दिखा रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड। इसका मतलब स्टेज पे आ गया है, परफॉर्मेंस देना बाकी है। तो अब परफॉर्मेंस देना बाकी है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे गिट कमिट। आप डायरेक्ट गिट कमिट ऐसे प्रेस कर सकते हैं और आपके पास एक विंडो सामने खुल के आएगी जो कि नैनो एडिटर में होगी होपफुली, ठीक है। और वहां पे आपको एक कमिट लिखना होता है। कमिट क्या होता है? कमिट मैसेज लिखना होता है जिससे हमको पता चले कि हमने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में क्या काम किया है, राइट। वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना दें। मैसेज ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ काम का ही होना चाहिए जिससे पता चले क्या काम किया। जैसे अभी मैंने कुछ किया नहीं है खास यहाँ पे, लेकिन मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ कि माइनर चेंजेस इन इंस्ट्रक्शंस ऑफ रीडमी फाइल, या माइनर चेंजेस इन रीडमी फाइल, या मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस मान लीजिए ऐड कर रहा हूँ आपके लिए, देन आई विल राइट कि ऐड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, या इस टाइप की कुछ चीजें लिखूंगा, राइट। तो हमेशा आपको कुछ कुछ चीजें, इसके रूल्स होते हैं। एक तो आपको बहुत ज्यादा लंबा कमिट मैसेज नहीं लिखना है। ऐसा ना हो कि आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है, कि आज हम कॉलेज गए थे, हमने गेट सीखा, बहुत मजा आया, उसके बाद हम ये कमिट करना चाहते हैं। ऐसा ऐसा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, सिर्फ सिंपल सा लिखना है कि कमिट दिस, कमिटिंग वगैरह ऐसा नहीं, सब प्रेजेंट टेंस में चलेगा।
ऐसे ING WNG वाला कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं गिट कमिट के साथ, अगर आपको जल्दी में और आसानी से काम करना है तो यहाँ पे -m का ऑप्शन भी आता है, जैसे मैंने लगाया अभी, और उसके बाद डबल कोट्स दे दीजिए और उनके बीच में मैसेज पास करेंगे। मैसेज क्या होगा? अभी के लिए माइनर चेंजेस इन रीडमी फाइल, और ये माइनर चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। और इसने देखो कमिट कर दिया है। अगर कमिट देखना है आपको कमिट कैसा हुआ, तो देन यू कैन यूज git log कमांड। अब देखो दो कमिट हो रखे हैं। पहला कौन सा? इनिशियल कमिट, जो अभी हमने रिपोजिटरी स्टार्टिंग में बनाई थी, स्टार्टिंग में रिपोजिटरी बनाई थी, वो कमिट है ये इनिशियल कमिट, कि वहां खुद ही हो गया। अगर मैं रिपोजिटरी बनाते हुए ध्यान रखता तो मैं इस इनिशियल कमिट को शायद से वहां पे मैसेज बदल सकता था, लेकिन ये हो गया तो हो गया, ठीक है। दूसरा कमिट मैंने खुद किया अभी, माइनर चेंजेस इन रीडमी फाइल। हर कमिट की एक आईडी होती है जो येलो कलर में दिख रही है आपको, मैंने हाईलाइट भी की है। अगर आप दो कमिट में डिफरेंस देखना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज git diff कमांड, और आप डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि ये हुआ एक कमिट, इससे कितना डिफरेंस आया मेरे दूसरे कमिट में, तो ऐसा आप पहले और आखिरी कमिट में भी देख सकते हैं, और किन्हीं दो कमिट में देख सकते हैं, वो आपको फाइल में चेंजेस बता देगा। तो अभी क्या बता रहा है ये? दिस रेपो इज फॉर प्रैक्टिस एंड डेमो पर्पज। तो ये एक्चुअली हमने उल्टा देखा है, बाद से पहले की तरफ। अगर आपको देखना है कि पहले से बाद की तरफ क्या चेंज हुआ, देन यू विल यूज git diff। ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इससे हम हमेशा अपने चेंजेस को एक कमिट से दूसरे कमिट में जाते हुए ट्रैक करते रह सकते हैं। तो आई विल यूज दीज टू आईडीज नाउ। अब देखो, तो ये मुझे बता रहा है कि हमने एक लाइन डिलीट की उससे और दूसरी लाइन ऐड की, जबकि दूसरी लाइन में पहला वाला पार्ट तो सेम ही है, बट वो इस तरीके से समझ रहा है उस चीज को। गिट किस तरीके से समझ रहा है कि आपने कुछ डिलीट किया है और फिर कुछ ऐड किया है, तो इस टाइप के चेंजेस डिलीट एंड ऐड में ट्रैक करता रहेगा गिट। ये बात आ रही है समझ में सबको? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? तो ये हम कमिट कर चुके हैं चीजें, तो गिट लॉग का इस्तेमाल करेंगे आप। अब इससे देखो एक चीज और फायदेमंद है, गिट का देखो बेनिफिट कितना जबरदस्त है इसमें। एक और चीज समझ में आने वाली है आपको, जब ऐसा ऐसा करते रहेंगे आप, मान लीजिए आपने 2000 कमिट कर दिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया आपका, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप के रिलीज आते हैं या किसी और जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके रिलीज आते हैं कुछ, वो सारे गिट वर्जन कंट्रोल में सबका मैनेज होगा पक्का। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना वर्जन कंट्रोल के इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका एक वर्जन आया और वो परफेक्टली फाइन चल रहा है, ठीक है, वर्जन 1.1। अब आपने 1.2 निकाला, वो भी सही चल रहा था, फिर 1.3, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते गए। एक टाइम पे आपको लगा कि पिछले वर्जन में सब कुछ ठीक था और अचानक से इस वर्जन के आते ही हमने टेस्टिंग वेस्टिंग की तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे प्रोडक्शन पे कोड डाला, प्रोडक्शन का मतलब समझते हैं? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे अभी, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप की टीम है, बैकएंड में कुछ काम कर रही है, उसमें टेस्टिंग वेस्टिंग करती जा रही है, लेकिन अभी व्हाट्सएप तो यूज कर रहे हैं ना, तो जो यूज हम कर रहे हैं, कस्टमर या यूजर यूज कर रहा है, दैट इज प्रोडक्शन कोड, वो सही तरीके से काम कर रहा है। कई बार आप देखते हैं कुछ सॉफ्टवेयर में बग्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब चेंजेस हुए बैकएंड में कुछ, लेकिन यूजर कुछ इतने जबरदस्त निकले, उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है। कुछ उल्टे सीधे काम तो कर ही सकते हैं यूजर। अगर कोडर ने ध्यान नहीं रखा या डेवलपर ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि यूजर कुछ ऐसा भी कर सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका एक लाइव एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, एटीएम मशीन चेंज हुई, पर पता चला कि वहां से तो नए नोट फिट ही नहीं हो रहे, तो कोड प्रोडक्शन पे फटा। इसका मतलब ये है, उसका मतलब पहले टेस्टिंग वेस्टिंग उन्होंने कुछ सोचा तो होगा, पीछे पीछे कुछ तो हुआ होगा ना, कि मशीन बना रहे हैं तो इसमें सब कुछ फिट आना चाहिए, ऐसा चला तो होगा कि कुछ भी रख देंगे यहाँ पे और पता चला नोट ही फिट नहीं आ रहा है। ऐसे सिमिलरली कोड में होता है, जैसे आपने कोई कोड बनाया और आपने पूरा टेस्ट कर लिया पीछे, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका यूजर कितना खुराफाती हो सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। करते हैं ना आप एक बार, जैसे जैसे यूजर देखो कितने खुराफाती हो सकते हैं, एलेक्सा सबको पता है, राइट? देखो हंस भी रहे कुछ लोग, क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि आप खुद खुराफाती हैं,
इसका मतलब आपने पता नहीं क्या क्या सिखाया उसे, ठीक है। कोई अब्यूजिव लैंग्वेज सिखा रहा है, पर वो तो कोड है, उसको क्या पता, वो तो वही सीखेगा जो आप सिखाएंगे उसे। तो कस्टमर कुछ भी कर सकता है, इसलिए बैकएंड में वो चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए ताकि वो कंट्रोल हो सके। तो आपने तो बोल दिया उसको, कहीं और बोल देगा वो बात। वो तो बच्चा है छोटा एलेक्सा, वो सीख रहा है अभी, ठीक है, पूरा वो सीखता रहेगा क्योंकि मशीन लर्निंग है। सिमिलरली ऐसे वेबसाइट्स में होता है। वेबसाइट्स में कोई कोड आपने दिया, आपने टेस्टिंग के लिए अच्छा इस तरीके से इनपुट आएगा तो ये चलेगा, इस तरीके से इनपुट आएगा। टेस्टिंग मल्टीपल तरीके से होती है। तो एक तो मॉड्यूल्स में टेस्टिंग होती है, छोटे 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 मॉड्यूल्स। एक होती है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, ये सारे मॉड्यूल्स मिलके तो काम कर रहे हैं क्या। अगर हर मॉड्यूल सही काम कर रहा है तो गारंटी है कि पूरा मॉड्यूल साथ में मिलकर काम करेगा। बताओ, छोटे छोटे मॉड्यूल काम कर रहे हैं, टेस्ट कर लिए, पूरे सही काम कर रहे हैं, अब सब मॉड्यूल को जोड़ दिया तो सारे मिलकर आपस में काम करेंगे, गारंटी है इस बात की? नहीं है। तो जितने डेवलपर्स का रोल होता है इंडस्ट्री में, टेस्टर का भी होता है। अगर टेस्टिंग प्रॉपर ना हो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके कोई सीनियर्स या आपके भाई लोग बहन जो भी आपके कोई जानने वाले वो कहीं इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आप देखोगे कि वो चाहे वो 15-20 दिन तो आराम से काम कर रहे होंगे, लेकिन जिस दिन कोड डिप्लॉय करना होता है उस दिन ऐसे बैठे रहते हैं बस। एक दिन मेरे साथ हुआ, जब लॉकडाउन का टाइम था तो मेरे भाई साथ में था यहाँ पे, तो आराम से काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोड अपलोड कर दिया तो आज भी सब ठीक चला। अगले दिन अचानक से उसे कॉल आया शायद किसी टाइम पे, उनका कोड प्रोडक्शन पे कुछ प्रॉब्लम कर गया। तो फिर वो बैठा रहा, कुछ 2-4 कॉल आ रहे थे घर में, मैं भी कुछ काम कर रहा था, ऐसे लेक्चर बना रहा था क्योंकि लास्ट सेम में लेक्चर बनाता था, तो मुझे के अलग रूम में बैठना होता था। तो कोई हल्ला नहीं करेगा, सब शांत रहेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है। तो कोई मेरे पास फोन लेके आ रहा है, उसकी आवाज भी नहीं आ रही, मुझे क्या हो गया इससे। तो जब उसका काम, जब उसने 3-4-5 घंटे बैठ के पूरा जब उन्होंने वो रिजॉल्व किया होगा, तब जाके मुझे पता चला कि उनका कोड कहीं प्रोडक्शन में फट चुका था। तो बहुत उस टाइम बहुत डेंजरस होता है। और स्पेसिफिकली ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे फाइनेंस वाली बातें होती है, फाइनेंस में अगर थोड़ा सा भी हिल गया ना तो कई बार नुकसान या लॉस ही होता है जनरली। ऐसे नहीं होगा तुमने कुछ उल्टा काम कर तुम्हारा फायदा हो गया, उल्टे काम में नुकसान ही होगा। तो अगर कोड थोड़ा सा ब्रेक हो गया, ये समझ लीजिए कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको बैंकिंग इंडस्ट्री यूज कर रही है, तो समझ लीजिए क्या हो सकता है। तो मिलियंस में लॉस हो जाता है कई बार छोटे से काम के लिए। इसीलिए तो जब कंपनीज आपका 8-8, 10-10 राउंड का इंटरव्यू लेती, क्यों लेती है? कि आप टैकल कर पाएंगे वो चीज वहां पे। ऐसा आपको 10-15 दिन ऐसा भी लग सकता है कि यार कुछ काम ही नहीं है, तो मजे आ गए इंडस्ट्री में आके, लेकिन एक दिन ऐसा होगा ना, वो 15 दिन निकाल देगा सारे बार। ये होता है। कई बार रातों को बैठना पड़ता है। जूनियर लेवल पे जाते हैं बच्चे, उनके साथ ऐसा नहीं होता है जनरली, बट जैसे सीनियर होते जाते हैं तब प्रॉब्लम आना शुरू, क्योंकि आपके पास एक जैसे मैनेजर्स होते हैं, उनके पास ये चीज होती है, उन्हें देखना होता है कि यार कुछ गड़बड़ हो रही तो ये सही होना चाहिए। और स्पेसिफिकली इस टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है कई बार भी। तो इसीलिए कोड किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे हम DSL को तो आपने पढ़ लिया होगा, नहीं एल्गो पढ़ रहे हैं शायद से ना, एल्गो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ही, ठीक है, इंटरव्यू में पूछी जाएंगी आपसे। ये तो मतलब विदाउट क्वेश्चन की पूछा जाएगा क्या, ये कोई क्वेश्चन नहीं कि ये पूछा जाएगा क्या इंटरव्यू, ये तो पूछा ही जाना है। और यूज होगा, अगर अच्छी कंपनी में जाओगे तो यूज होगा, अच्छी कंपनी में नहीं जाओगे तो हो सकता है एक्सेल यूज करना पड़े सिर्फ, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छी कंपनी में जाओगे तो जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनका इस्तेमाल होगा बहुत जबरदस्त तरीके से, चाहे आप एक ही करो। जैसे अगर आपने सुना बी ट्री, पता ही नहीं आपको बी ट्री यूज होगा कि नहीं होगा, कहीं वहां होगा। क्योंकि अपने भाई से मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि वो स्पेसिफिकली बी ट्री या B+ट्री का इस्तेमाल कर रहे थे उस टाइम पे डेटाबेसेस में। तो वो सब चीजें होती हैं जहां जहां पे आप अच्छी कंपनी में काम करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर आपका इस्तेमाल होगा, इसलिए डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो DS एल्गो, इस पे फोकस रखिए अभी से, आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या किया अभी तक, ये हमने गिट लॉग चेक किया। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा था, जो मैं वर्जन्स की बात पे क्यों कहां से आया, कि जैसे मैंने कमिट करता जा रहा हूं
और मैंने 100 कमिट की, एक वर्जन हो गया, फिर कुछ और 15 20 25 30 या 200 कमिट और किए, दूसरा वर्जन आ गया। अब मुझे पता चला कि कोड प्रोडक्शन पे फट चुका है, तो सबसे बेस्ट तरीका उस टाइम पे रोल आउट करना ही है। अगर मान लीजिए आप रिजॉल्व नहीं कर, पहले तो रिजॉल्व करना है बग को, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट आपके पास तुरंत एक कमांड आई गिट चेकआउट, और तुरंत पहले वाले वर्जन पे आए, उसको डिप्लॉय किया कि एटलीस्ट वो तो सही रन कर रहा था, वो आपको पता है। तो एक ही कमांड में आप तुरंत पीछे आ सकते हो, ये इसका फायदा है। नहीं तो अभी भी क्या करते हैं हम, अगर मान लीजिए आपको कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लिखनी होती है तो मल्टीपल नाम बना लेते हैं, दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेटेस्ट, लेटेस्ट न्यू, लेटेस्ट वन, ये पता नहीं क्या कैसे कुछ होता है ना। तो इसमें क्या फायदा होगा, आप गिट चेकआउट एक कमांड होती है, उसके थ्रू जस्ट आप जिस कमांड पे जाना चाहो, प्रीवियस में जितने साल पहले आपने वो किया था वहां जा सकते हो, ठीक है। अब जैसे मेरे को अभी अगर मैं इस डायरेक्टरी को देखूं स्पेसिफिकली, तो मुझे एक फाइल दिख रही है, मैं एक दूसरी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, टच और टच से दूसरी एक फाइल क्रिएट होती है abc.txt, मैं इसके अंदर कुछ कोड डालना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही कुछ लिख रहा हूँ, हेलो। ये फाइल मैंने सेव कर दी। अगर मैं फिर से गिट स्टेटस चेक करूं तो आप देखो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएटेड है, मैं इसको गिट ऐड कर रहा हूँ डायरेक्टली, स्टेटस चेक किया, फिर से स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गई, गिट कमिट करूंगा, मैसेज पास करूंगा, ऐड अ न्यू फाइल, अब मेरे पास 2 फाइल आ गई, ठीक है। गिट लॉग करूंगा, सॉरी गिट लॉग करूंगा तो 3 कमिट दिख रहे हैं, और फाइल देखोगे तो 2 दिख रही है। इस बात को ध्यान से समझना, 2 फाइल दिख रही है सबको, abc.txt और readme.md, राइट। तो एक्चुअली मेरे पास 3 कमिट हो गए। अब देखो, तो अगर मैं गिट चेकआउट करूंगा, गिट चेकआउट, मैं एक काम करता हूं, इसका भी, इसको कहीं सेव कर लेता हूं कहीं इधर, क्योंकि हो सकता है वापस जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए वापस कहाँ जाना है फिर, इसलिए मैं उठा दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, वैसे जरूरत नहीं है उसकी, बट फिर भी अब मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ इस कमिट में, मुझे लग रहा है ये फाइल ऐड हुई, ये होनी नहीं चाहिए थी। मैं इस सेकंड वाले कमिट पे आना चाहता हूँ, तो गिट चेकआउट करूंगा, क्या हो रहा है, यू आर इन डिटैच्ड हेड स्टेट, कुछ भी हो, मतलब कुछ हो गया है, बट अगर मैं गिट लॉग चेक करूं तो अब 2 ही दिखेंगे मुझे, ls करूंगा तो वो फाइल भी गायब हो गई। ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है सबको। अगर मान लीजिए 1000 कमिट भी हो गए, आप 500 वाले पे आना चाहते हो तो ऐसे आ सकते हो। डिटैच्ड हेड इसलिए बोल रहा है क्योंकि हेड जैसे कमिट आगे बढ़ते रहते हैं, हेड आगे होता है, मैंने पीछे कर दिया, वो कह रहा है आपका हेड तो आगे चला गया, आप पीछे क्यों आ रहे हो। तो कई बार ये भी हो सकता है कि आई वांट टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच फ्रॉम दैट दैट पॉइंट, जैसे ट्री होता है, मल्टीपल ब्रांचेज होती है ना, तो आपका कोड यहाँ पे चल रहा है, आपके दोस्त ने सोचा कि हमें इस पर्टिकुलर फीचर पे काम करना है, फीचर मतलब एक नया फीचर या कुछ और चीज ऐड करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो उसके मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करके काम कर सकते हैं, लेटर यू कैन मर्ज देम और एक ही बन जाएगा फिर से। ये सब भी फैसिलिटीज होती है, राइट। आप ये नहीं चाहते कि कोई आपकी ब्रांच में छेड़खानी कर रहा है, बाद में जो आएगा वो देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो अब क्या था, मैं वापस जाता हूँ वहीं पे, बंद रखो यार इसे, मैं चेकआउट करके जो मैंने पहले कमिट आईडी कॉपी की थी, प्रीवियस हेड पोजीशन वाज दिस, माइनर चेंजेस इन रीडमी फाइल, हेड इज नाउ एट दिस, चलो ठीक है, वापस आ गया, गिट लॉग, फिर से वहीं आ गए हम, ls करेंगे, दिख रही है, हमने कमिट कर दिया, अब हमारा काम है इन चेंजेस को गिटहब तक पहुंचाना। अगर मैं ये ओपन करूं गिटहब और प्रैक्टिस वाला लिंक, ये मैं आप सबको एक बार भेज भी देता हूं, आप सब लोग एक बार देख लीजिए इस लिंक पे कितने कमिट्स हैं, ऐसे लिंक ओपन कर लीजिए।
ठीक है, दिख गया सबको? दिख गया बच्चों? आप अपने ब्राउजर भी ओपन कर सकते हैं और मैंने ओपन कर रखा है, रिफ्रेश करके चेक कर लीजिए। एक कमिट हुआ है मात्र अभी, ठीक है। और उस कमिट में क्या किया हमने, ये दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो दिस वाज इनिशियल कमिट, और इसमें हमने एक फाइल बनाई थी रीडमी नाम की, जिसमें लिखा था दिस रेपो इज फॉर प्रैक्टिस पर्पज। इतना काम किया था हमने। कोई ज्वाइन कर रहा है या कोई पूछ रहा है कुछ? नो वन। तो अब मैं क्या करूंगा, जो चेंजेस यहाँ पे किए हैं उनको पुश करना है मुझे। तो ओरिजिन मास्टर लिखूंगा या मेन लिखूंगा, इसको देखने के लिए आप इस पे जाइए, ये मेन ब्रांच है, देख लीजिए, ठीक है। तो इस पे मैं चेंजेस पुश करना चाह रहा हूँ, तो गिट पुश ओरिजिन तो लिखना ही है आपको। उसके बाद उसका नाम लिखना है जिस ब्रांच पे आप हैं। तो मैं मेन लिख रहा हूँ क्योंकि मेन ब्रांच पे हूँ मैं। यू कैन क्रिएट मल्टीपल ब्रांचेस, राइट। तो ये चेंजेस वहां चले जाएंगे। मेरे से यूजर नेम पूछ रहा है, मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया, आपका भी कोई ना कोई यूजर नेम होगा। और फिर उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होता है। आप अपने सिस्टम पे यूजिंग SSH यू कैन डू अ सेटअप जिसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। उसकी पब्लिक प्राइवेट कीज आपके सिस्टम पे रहेंगी, तो उसके थ्रू यू कैन सेटअप दैट थिंग है। SSH करना पड़ेगा ना, हाँ वही तो कह रहा हूँ, SSH करना पड़ेगा। तो प्राइवेट की विल बी सेव्ड इन योर सिस्टम, तो उसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना है, ठीक है। अभी मेरा सेटअप है सिस्टम में। जब आप सेटअप करेंगे अपने सिस्टम में, आपको पता चलेगा कि आपको कॉन्फ़िग करना पड़ रहा है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ रहे हैं, जिसमें आपको अपना ईमेल डालना पड़ेगा, अपना यूजर नेम डालना पड़ेगा, ठीक है, और अपना नाम डालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे अभी मैं पुश कर चुका हूँ। अब आप वापस वेबसाइट पे जाते हैं अपनी, अभी यहाँ पे थे हम, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल फाइंड आउट कि हमारे पास 3 कमिट आ गए हैं। दिख रहे हैं 3 कमिट, यहाँ पे 3 कमिट दिख रहे हैं। तो ये 3 कमिट यहाँ आ गए मेरे पास, देखिए। अगर आप किसी एक पे, जैसे माइनर चेंजेस इन रीडमी फाइल ओपन कर रहा हूँ, तो यू विल फाइंड आउट कि लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि ये लाइन है जो रेड कलर में दिख रही है हल्की फुल्की, ठीक है। रेड कलर हमको बता रहा है कि ये वाली लाइन हमने डिलीट कर दी यहाँ से। और राइट में जो प्लस वाली लाइन बता रहा है, इट इज सेइंग कि आपने ये वाली लाइन ऐड की है, ठीक है। तो इस तरीके से हम गिट का यूज करते हैं। क्लियर है सबको ये बात? अब एक छोटा सा काम करके देखते हैं। gedit hello.html, फिर वापस जो हमने किया था लास्ट टाइम, HTML फाइल क्रिएट करनी है। तो HTML आप थ्योरी में भी सीख रहे हैं। HTML की फाइल क्रिएट करने के लिए आपको एक HTML, मैं दूसरे एडिटर में ओपन कर लेता हूँ इसको, प्रैक्टिस के अंदर। तो ये हेलो वाली फाइल है। टेक्स्ट एडिटर कोई ढंग का इस्तेमाल कीजिए जिसमें आपको थोड़ा कलरफुल दिख भी जाए और वो आपके लिए ऑटो कंप्लीट करता रहे। जैसे इसने मेरे लिए ऑटो कंप्लीट पिछली बार तो नहीं किया था, लेकिन इसलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब आप देखिए, दूसरा टैग होता है हेड का, और हेड के अंदर आप जो आप इस पेज का टाइटल देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो टाइटल दिया आपने, और टाइटल में आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे वेब लिख दिया मैंने। और जो भी HTML वाली फाइल है, जब मैं उसको ओपन करता हूँ लाइक दिस, तो आपकी ओपन हो जाएगी फाइल, ठीक है। डबल क्लिक की ओपन हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप लेके जाएंगे माउस, तो आपको दिखाएगा उसका टाइटल। तो ये काम करने के लिए आसान रहता है। फिर इस तरीके से वेब की जगह कुछ और करके देखते हैं। वेब डेव, अगर मैं उस फाइल को फिर से ओपन करूं तो यू विल फाइंड आउट कि उसका यहाँ पे माउस अगर लेके जाएंगे आप, तो वेब डेव हो गया। तो टाइटल इस काम आता है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, गुड। तो HTML फाइल इस तरीके से क्रिएट करनी है। लास्ट टाइम हमने कुछ कोड बताए थे छोटे मोटे, बॉडी के अंदर। अब आप जो भी लिखेंगे बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है।
कुछ हेडिंग्स क्रिएट की थी हमने, तो इसमें H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है। जैसे एक हेडिंग ये है, ये सबसे बड़ी होगी, ये वाली हेडिंग सबसे बड़ी होगी। इसके बाद H3, H4, H5, H6 तक हो जाएगा। अगर H6 के बाद कुछ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो हेडिंग नहीं होती है। उसके बाद H6 तक बहुत छोटा हो जाता है। तो मैं इसी को कंपाइल करके आपको दिखा देता हूं। तो इस तरीके से आ जाएगा। कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे, और अगर आपको न्यू लाइन चाहिए, जैसे मैं यहाँ इसके बाद न्यू लाइन देना चाहता हूँ, हेडिंग से तो खुद से न्यू लाइन आ जाएगी, बिकॉज ऑल दीज आर हेडिंग्स। लेकिन अगर इसके अलावा करना चाह रहे हैं आप, तो आपको एक BR लिखना पड़ेगा एक टैग के अंदर। ऐसे बहुत ही कम टैग होते हैं जिनके अंदर आपको बंद क्लोज नहीं करना पड़ता टैग को। जैसे आपने HTML लिखा तो उसको क्लोज भी किया, नीचे हेड को क्लोज किया, टाइटल को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, H1 को क्लोज किया, और H6 तक सारे क्लोज किए आपने, राइट। तो ये सारे आपने क्लोज किए, बट BR को आपने क्लोज नहीं किया, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में आपके पास हेलो एवरीवन जो आ रहा है वो नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर आप उसको बोल्ड या इटैलिक करना चाहते हैं, यू कैन यूज सम अदर टेक्स्ट। जैसे आप B का इस्तेमाल कर सकते हैं, B से बोल्ड हो जाएगा। ऐसे देखिए, आप सेम कोई दूसरा भी टैग यूज कर सकते हैं इसी काम के लिए, कोई स्ट्रॉन्ग टैग है। इन दोनों से क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा आपका टेक्स्ट। इसको रिफ्रेश करके देख लो एक बार, ये दोनों सेम है। अगर आप इटैलिक्स करना चाहते हैं तो इटैलिक्स के लिए आपको या तो I का इस्तेमाल कर लीजिए या तो EMP का इस्तेमाल कर लीजिए। एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए कि दो आपके ओके, सेकंड वाला नहीं आया है। EMP होता है या EM होता है? आई थिंक EM, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। EM होती है सर। ओके ठीक है, EM होता है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन हमने लिखा, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे BR लगाया, यहाँ पे BR लगा देता हूँ ताकि एक न्यू लाइन आ जाए। ठीक है बच्चों, ये सबको समझ में आ रहा है? तो इतना तो क्लियर है, ठीक है, आसान आसान चीजें। तो मैंने कुछ असाइनमेंट आपको दिए थे। एक असाइनमेंट शायद इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, बट मैंने आपको रिज्यूमे बनाने के लिए दिया था, ओवरलीफ में दिया था, IIT बॉम्बे वाला रिज्यूमे फॉर्मेट था। एक तो ओवरलीफ के थ्रू खुद अपने लिए बना लीजिए, ठीक है। दूसरा एक HTML के थ्रू बनाना ताकि आप HTML सीख जाएं। उसमें दो चीजें कवर हो रही थी, एक तो टेबल कवर हो रही थी बेसिकली, और एक लिस्ट कवर हो रही थी, ठीक है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो HTML सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। यू विल गो टू w3schools.com, ऐसे HTML वाले पार्ट में जाएंगे। ये सबसे पहले HTML वाला पार्ट ये है, और बस ये यहाँ से पढ़ते रहो। यहाँ पे ये बता आपको देगा भी ऑप्शन कि प्रैक्टिस करने के लिए या कुछ, ये फर्स्ट वाला ट्राई योर सेल्फ। तो जैसे यहाँ पे गए आप, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है हेडिंग, पैराग्राफ वगैरह वगैरह, और राइट साइड में उसका आपको आउटपुट दिख रहा है। तो ये आपने यूज की होगी वेबसाइट का, ठीक है। और जो भी चीजें करना चाहते हैं, जैसे एक और पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो एक और पैराग्राफ बनाओ यहाँ पे, और फिर यहाँ से रन करो, और राइट साइड में आपको इसका आउटपुट दिखता रहेगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। तो ये देखिए, आपको अगर आपको HTML सीखनी है तो एडिटर, बेसिक, ये सब देखो यहाँ पे, ठीक है। जितनी अभी तक आप टेबल्स तक सीख जाएंगे फिलहाल, स्पेसिफिकली टेबल्स और लिस्ट तो सीखनी ही है, राइट। देखो इसका बेनिफिट, अगर आप सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है सिलेबस में 5 क्लासेस लग जाए या 4 क्लासेस लग जाए HTML पढ़ने में। अगर खुद से पढ़ोगे तो 2-3 घंटे में हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस सबके हिसाब से होगा कि यार जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं सबके हिसाब से। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हो तो खुद ही उठाओ एक बार और ख़त्म कर डालो, और वहाँ से बाहर निकलो। CSS में जाओ, उसको ख़त्म करो, बाहर निकलो।
जावास्क्रिप्ट पकड़ लो, उसको सीखो लंबे टाइम में तो, ठीक है। PHP में थोड़ा टाइम दो, फिर जावास्क्रिप्ट से किसी और चीज पे चले जाओ। फिर जावास्क्रिप्ट में आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। वापस जाते हैं, तो ये हमने, हाँ बोली, तुम मेरी बात सुन रहे, छोड़ो, क्या करोगे वो, तुम्हारा कोई दुश्मन? बच्चों रिमूव मत करो एक दूसरे को यार, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? टीम्स में परमिशंस कहाँ है? लेट मी चेक, वेयर आर परमिशंस? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मैं एक्सप्लोर कर लूंगा बाद में यार, अभी मैं नहीं कर सकता ये काम। परमिशंस ये हैं बट इसमें है नहीं कहीं। Who can bypass the lobby? Always let caller bypass. Announce when who can present. या तो मेरे ख्याल से जब मीटिंग क्रिएट होती है, जैसे टीम्स में गए, शेड्यूल अ मीटिंग, I can't find this. ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो। सर जैम डाउनलोड करना है क्या हमें इसमें वर्चुअल मशीन में? वर्चुअल मशीन में देखो, अगर हैवी हो रहा है तो मत करो, ठीक है। अगर हैवी नहीं हो रहा है तो ठीक है, कर लीजिए, नहीं तो विंडोज में कर लीजिए, जैम कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑलरेडी ये सब चीजें है ना जो सिलेबस में नहीं ऐसे सिखा रहा हूँ, अब तुम डॉकर में भी मुझे घुसाओगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जो खुद से सीखता, किसको छोड़ना है, किसको छोड़ना है, यहाँ से छोड़ दें खिड़की से। जो पिछला पूरा भी हुआ, कवर हुआ है ना आज तक, उस सबक भी कवर करवा रहा हूँ आज। जितने नए आए सारे सीख लो। कोई है जो सब जानता है पहले से? पहले से जानते हो, तुम जा भी सकते हो, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जाना चाहते हो जा सकते हो, नहीं जाना है बैठो बैठो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो तरीके हैं जैम इंस्टॉल करने के। दो तरीके तो क्या है, मतलब ये तो विंडोज में कर लो तो लिनक्स में कर लो, ठीक है। विंडोज का तो बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे ब्राउजर में ओपन करो जैम इंस्टॉल, ठीक है, ऑन विंडोज या जो भी आपका ब्राउजर, इस पे जाओ और सबसे पहला ऑप्शन आपको जैम विंडोज का दिख रहा है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट लिंक ओपन कर लीजिए, डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो आसान काम है आपके लिए। ये फर्स्ट वाला जो लिंक आपको, सॉरी ये वीडियो जो दिख रहा है होम पेज पे, इसके
आपको एक कंट्रोल पैनल जैसा दिखेगा कुछ, वो कंट्रोल पैनल कुछ ऐसा होगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ऐसा कुछ कंट्रोल पैनल आएगा आपके पास। ठीक है, आप में से कितने लोगों का इंस्टॉल है, पहले से इंस्टॉल है? ठीक है, तो जिनका इंस्टॉल है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है उनको इंस्टॉल कर लेना है प्लीज। तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अपाचे रन करना होता है इसमें, MySQL रन करना होता है, 2 से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की एरर्स आए इसमें, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंस्टॉल करना और कंट्रोल पैनल खोल के देखना तो बड़ा काम नहीं है, लेकिन किसी की एरर आएगी, पोर्ट नंबर क्लैश हो रहा है, ये वो सब, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो ये दिखा रहा है अभी, ये कॉन्फ़िग फाइल दिख रही है आपको कुछ, httpd.config और इस टाइप की फाइल्स यहाँ पे हैं। अगर समझ में नहीं आता है कि कैसे होना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको लिखना है पोर्ट क्लैश इन XAMPP। गूगल सर्च इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि आनी चाहिए। क्या लिखना है, कॉन्फ्लिक्ट पोर्ट सबसे पहले आया हो, पूछा भी लोगों ने काफी बार, और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन भी दिया होगा, तो ये सॉल्यूशन ढूंढना है खुद से। देखिए आपने यहाँ पे दिए हुए आंसर, और इसके हिसाब से रिजॉल्व कर लेना है। पोर्ट नंबर जनरली क्यों कॉन्फ्लिक्ट करता है, बातें मत करो यार बच्चों को, बातें नहीं। पोर्ट नंबर क्यों क्लैश करता है? पोर्ट नंबर आपके एक सिस्टम पे यूनिक होना चाहिए किसी एक सर्विस का। जैसे जैम्प यूज कर रहे हैं, ठीक है, या अपाचे, सॉरी जैम्प के अंदर तो आप अपाचे यूज कर रहे हैं, एक्चुअली सर्वर की बात कर रहे हैं जो, उसका एक पोर्ट नंबर होगा, तो जो पोर्ट नंबर वो यूज कर रहा है वो कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। पूछना चाह रहे हैं कुछ? डायरेक्टली अपाचे सर्वर भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसने रोका था? करो। जैम्प तो इसलिए इंस्टॉल करा रहे हैं कि एक साथ आपको पैकेज मिल गया पूरा, ठीक है, जैम्प इसलिए कर रहे हैं। आप चाहें तो अपाचे अलग से इंस्टॉल कर लो, MySQL अलग से इंस्टॉल कर लो, कौन रोक रहा है? करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। पर ये क्या है कि एक साथ मिल गया ना। अब सोचो, जैसे बहुत सारों को यही दिक्कत है कि जैम्प भी कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब अगर सोचो अलग अलग इंस्टॉल कराएंगे तो और भी प्रॉब्लम है ना, इसलिए अच्छा एक करा दो। कमांड ठीक है आपकी लाइनेक्स में चलेंगी, अब कोई लाइनेक्स यूज नहीं कर रहा है, हमको मेनली अगर विंडोज यूज करना है तब विंडोज में तो फंस जाएंगे ना। तो अगर आपको ये मिल गया तो आपको इस सिस्टम स्टार्ट करना है अपाचे और MySQL, और उसके बाद आप अपनी जो भी फाइल्स हैं वो रन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं इसकी बात करूं, जिस सिस्टम में मैं हूं, तो उबुंटू में इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऑप लैम्प इसके अंदर मिलेगा कहीं। इसके अंदर मैं चला गया, यहाँ पे लैम्प एक रखा हुआ है पहले से, देखो कहीं ये लैम्प है, इसको स्टार्ट करना होता है इस सर्विस को। क्योंकि इस डायरेक्टरी में परमिशंस नहीं है हमारे पास, तो मैं sudo कमांड का यूज करूंगा, फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा। लैम्प लिखूंगा, लैम्प ऐसे लिखूंगा डॉट/ करके। अगर आपने कभी C++ या C की कोई a.out फाइल रन की हो तो इस तरीके से करते हैं। और उसके बाद स्टार्ट लिखेंगे और पासवर्ड डालूंगा, और ये स्टार्ट हो गया सारा का सारा सिस्टम। जब ये सिस्टम स्टार्ट हो गया, अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गया, MySQL स्टार्ट हो गया, तो यू कैन राइट लोकल होस्ट यहाँ पे, और आपका सर्वर चलने लग गया। लोकल होस्ट की जगह आप लिख सकते हैं 127.0.1, इससे भी वही खुलेगा। तो दोनों एक ही बात है एक्चुअली, वन इज IP एड्रेस, अनदर इज सिंपल नेम फॉर दैट। तो ये काम कर सकते हैं। अगर आपने गलती से मान लीजिए स्टॉप कर दिया सर्वर, या हो गया किसी कारणवश, तो तब आप उस वेबसाइट को या उस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लाइंट सर्वर पे हम कुछ पहले बात कर चुके हैं, मैं दूसरे सेमेस्टर में भी पढ़ा रहा हूँ, वो वीडियोज उनमें भी डिटेल में ये बात की गई, तो वो वीडियो ही मैं आपको दे दूंगा ये तो, ठीक है, डायरेक्टली वही ले लीजिएगा। तो इस तरीके से सेटअप हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा htdocs नाम का, ये दिख रहा है आपको, हाईलाइट किया अभी यहाँ पे माउस जहाँ पे दिख रहा होगा। विंडोज में तो और भी आसान है, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर जैम, उसके अंदर htdocs, वहां चले जाओ। तो जब भी आप लोकल होस्ट लिखते हैं तो एक्चुअली आप वहां पहुंच रहे हैं डायरेक्ट। ये बात समझ में आ रही है सबको? जब भी आप लोकल होस्ट लिखते हैं तो एक्चुअली आप htdocs के अंदर पहले ही पहुंच गए इतना करने से। जो हमने पहले ये फाइल ओपन की थी,
ये वाली फाइल HTML वाली फाइल, इसमें आप पाथ देखो, ये पाथ पूरा पाथ दिखा रहा है, होम दीपक डेस्कटॉप वेब प्रैक्टिस hello.html। जो PHP वाली फाइल जब हम बनाएंगे उसमें ऐसा नहीं करेंगे। लोकल होस्ट लिखने के बाद उस फाइल का htdocs के अंदर रहना जरूरी है। जैसे यहाँ पे मुझे पहले htdocs के अंदर जाके देखता हूँ, और htdocs में भी स्पेसिफिकली आपको लोकल होस्ट का डैशबोर्ड दिखा होगा लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, स्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर फिर से। अच्छा ओके, मैं ज्यादा बाहर जाते हैं फिर से। सर्वर स्टार्ट हो गया। सर्वर स्टार्ट करने के बाद आपने देखा होगा डैशबोर्ड भी लिखा हुआ है साथ में। तो हमें डैशबोर्ड के अंदर पहले जाना पड़ेगा। चाहे तो आप जैसे विंडोज में करते हैं, किसी फोल्डर पे जाओ, राइट क्लिक करो, ये करो वो करो, सब वो भी कर सकते हो आप। अगर आप कमांड से करना चाहते हो ज्यादा क्विकली चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं एक बार htdocs के अंदर जाता हूँ, और htdocs के अंदर डैशबोर्ड नाम के फोल्डर में जाता हूँ। ls किया तो यहाँ बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी रखी हुई है। ठीक है, तो मैंने एक फोल्डर यहाँ अंदर कहीं बनाया था लास्ट टाइम आई थिंक। अच्छा ठीक है, ये लैम्प नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, देख लीजिए। मैं इसके अंदर जाता हूँ, और एक फाइल बनी हुई index.php के नाम से। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो आपको जो भी काम करना है वो सारा इस डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर रखना है। अगर आप विंडोज में काम कर रहे हैं तो htdocs के अंदर रखना है, वहाँ htdocs ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, डैशबोर्ड नहीं होगा। तो आपको एक फाइल बनानी है something.php के नाम से, समथिंग मतलब जो भी आपका मन करे, और उसको ओपन करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा, इतना तो अपने आप आ गया, डैशबोर्ड के अंदर पहुंच गया आप। इसके अंदर इसके बाद मैं लिखूंगा लैम्प। लैम्प क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने फोल्डर बनाया। अगर सीधा फाइल होती तब जरूरत नहीं थी। तो लैम्प लिखते ही मुझे एक डायरेक्टरी ओपन हो गई। ठीक है, अगर मैं इस फाइल का नाम जो इसके अंदर है index1.php, अगर मैं इसका नाम चेंज करूं यूजिंग mv कमांड, मूव कमांड, index1.php, इसको मैं इंडेक्स कर दूं, इसका नाम बदल जाएगा फाइल का। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो अब मुझे जो उस इंडेक्स फाइल के अंदर रहा होगा वो खुल के आ रहा है। ये पता है आपको क्यों हुआ ऐसा? ये डिस्कस किया हमने लास्ट टाइम। इंडेक्स से ऐसा आ रहा है, अगर मैं इस फाइल को चेंज कर दूं, इसका नाम फिर से बदल के index1 कर दूं, देखो, और मैं फिर से ऐसे रिफ्रेश कर रहा हूं, फिर से डायरेक्टरी आ रही है। बता सकता है कोई क्या हो रहा है यहाँ पे? index1 की जगह आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं। जैसे ये index1 की जगह मे बी in1 रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, अब तो index1 है हमारे पास ना, तो index1 को बदल के हम कुछ और में भी in1 नहीं in कर देता हूँ सिर्फ। ठीक है, नाम बदल गया। अभी भी वैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे in लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो फिर वही कोड ओपन हो जाएगा। फाइल तो वही है, मैं नाम बदल रहा हूँ उसका बस। और नाम बदलने से इतना डिफरेंस आ जा रहा है कि मैं लैम्प जब लिख रहा हूँ डायरेक्टरी का नाम, तो एक बार तो ये डायरेक्टरी ओपन हो रही है, एक बार डायरेक्ट पेज ओपन हो रहा है। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जब भी हम ऐसे PHP में काम करते हैं, कोई डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं, तो जो डिफॉल्ट फाइल होती है वो index.php होती है या index.html होती है, जिसका नाम इंडेक्स है। होगा क्या, आप इस डायरेक्टरी का नाम ओपन करते हो तो वो ऑलरेडी आपके लिए काम कर देता है कि पहले ढूंढता है पूरी डायरेक्टरी में इंडेक्स नाम की कोई फाइल तो नहीं है, अगर है तो उसको ओपन कर देता है, और अगर नहीं है तो फिर ऐसी डायरेक्टरी ओपन करके देता है। मान लीजिए मैं इसके अंदर और भी डायरेक्टरी बना के देखता हूँ, मेक टच नाम से, टच कमांड का यूज करते हैं, कुछ फाइल बनाता हूँ जैसे abc.html और मे बी abcd.html या .php के नाम से बना देता हूँ। कितनी फाइल हो गई? 4 फाइल हो गई इसके अंदर। अब एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं फिर से, अभी 4-5 फाइल आपको दिखने लग गई। कोई मुझे बता सकता है कि मुझे
इंडेक्स नाम की फाइल रखनी चाहिए इस डायरेक्टरी के अंदर या नहीं रखनी चाहिए? उसको मैं फिर से इंडेक्स करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए। जब इंडेक्स कर देंगे तो चाहे 4-5 फाइलें फिर भी वही खुलेगी इंडेक्स वाली। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे मैं इसका नाम फिर से बदल दूंगा, कुछ और रख देता हूँ, IN में एक नाम दे रहा हूँ, पर IN की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट इंडेक्स। और जैसे आपने इंडेक्स फाइल को किसी और में कन्वर्ट कर दिया, फिर से डायरेक्टरी दिखने लग गई। कोई बता सकता है कारण क्या है? कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? ये वाला अच्छा लग रहा है जिसमें सारी फाइल दिख रही है, या जिसमें होम पेज दिख रहा है? डायरेक्ट होम पेज दिख रहा है, वो सही लग रहा है। क्यों? ठीक है, अगर आप क्लाइंट हो तो आपको वेबसाइट दिखनी चाहिए, इसका क्या फायदा है ना? आपको होम पेज ओपन हो रहा है तो अच्छी बात है, होम पेज ओपन हो जाए। और कोई कारण, और कोई रीजन दे सकते हैं आप इसके बुरे होने का और उसके अच्छे होने का? राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी कोड एक्सेस कर सकता है। आपने कभी मूवी डाउनलोड की इंडेक्स ऑफ फाइल से? की है ना? यही तो चीज है वो। एक्चुअली आपके पास इसका एक्सेस आ गया, अगर आपका इसका एक्सेस आ गया किसी के पास वेबसाइट का, तो सब कुछ ओपन हो गया, फिर दिक्कत हो गई। तो सिक्योरिटी वाइज बहुत डेंजरस है ये, इसीलिए इंडेक्स फाइल रखनी जरूरी है। आपके कोड तक कोई पहुंच ना पाए, तो इसको हम इंडेक्स रखेंगे हमेशा। ठीक है, इसको आप बदल के किसी और पेज पे भी सेट कर सकते हैं। मे बी आप एक home.php बना लो, उस पर सेटअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ होना चाहिए। आगे बात समझ में? आपके जो वेबसाइट का एक्सेस है वो किसी के पास जाना नहीं चाहिए। जैसे अभी इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, तो इसको राइट क्लिक करके मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ, तो ये कोड दिख रहा है हमें, राइट। अगर मैं इसके अंदर PHP का कोड भी लिखता तब भी मुझे HTML ही दिखता। जो PHP के लॉजिक्स होते हैं पीछे किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो किसी को आगे कभी नहीं दिखता क्लाइंट साइड पे। या PHP के अलावा मे बी आप किसी और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं जो बैकएंड में काम करती है, तो वो कभी आपको फ्रंट एंड में नहीं दिखेगा। फ्रंट एंड में क्या दिखेगा आपको? सिर्फ HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट, राइट। अगर आपको उसको रोकना है देखने से, तो जो इंडेक्स फाइल है वो रखना जरूरी है। बहुत सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं वो अलग तरीके से भी काम करते हैं, उसमें आप फाइल्स बदल सकते हो कि कौन सी फाइल आनी चाहिए, बट स्पेसिफिकली PHP के लिए index.php रखना जरूरी है। या home.php बना लो, बट आपको कुछ कमांड देके बदलना पड़ेगा कि हम ये वाली फाइल डिफॉल्ट फाइल रखना चाहते हैं। बात समझ में आई सबको? ठीक है। तो इस तरीके से हम PHP फाइल बनाते हैं। इस फाइल को आप जैसे कि आपने बोला कि index.html फाइल बहुत रहती है, और आप भी बोला कि हम बाय डिफॉल्ट बनाए, तो सर कमांड क्या है? जो कमांड क्या है? सर्च करनी पड़ेगी मुझे, मैंने कभी किया नहीं उसको सर्च, बट है। तो एक चीज लिखनी है आपको, हाउ टू चेंज डिफॉल्ट फाइल इन PHP, और आपको फर्स्ट स्टैक ओवरफ्लो का पेज दिखेगा, वो आपको बता देगा। ठीक है, ये जरूरी है। इंडस्ट्री वाले किसी से पूछ लेना, ठीक है। अगर गूगल सर्च नहीं आता तो बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइव करना। एक स्किल है गूगल सर्च। गूगल सर्च मतलब कुछ नहीं है, गूगल सर्च ही मतलब है उसका। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता क्वेरी क्या बनानी है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आप खुद ही सोचो, कुछ प्रॉब्लम सोचो, और फिर आप सब लोग अपना लिखो एक पेन एंड पेपर लेके कि आप क्या क्वेरी फॉर्म करेंगे उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो आपको समझ में नहीं आ रही है अभी। और फिर आप अपने ही देखना सबको मिला के कि क्या क्या बोल रहे हैं लोग। आपको बहुत सारे डिफरेंट कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं। कुछ चीज़ों में फनी भी होंगी। ठीक है, जैसे आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आपको कुछ प्रोडक्ट बाय करना है, तो आप उसकी क्वेरी क्या फॉर्म करते हैं, या आपको कोई आंसर चाहिए। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में आप कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं, मे बी कुछ प्रिकॉशंस देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो डिपेंड करेगा आपकी क्वेरी पे कि आपको क्या आंसर मिलेगा। इसलिए गूगल डेंजरस भी है, क्योंकि वो आप ही उसको इनपुट दे रहे हैं कि ऐसा बताओ।